और चलिए एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की खबरें आपको बताएंगे। बागियों को मनाने में जुटे भाजपा और कांग्रेस, दोनों दलों के नाराज नेताओं ने निर्दलीय नामांकन भरा है और बागी बिगाड़ सकते हैं भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों के समीकरण। ऐसे में एक दिन का समय सिर्फ बचा है। दोनों दलों में बागियों को मनाने की कवायद काफी तेज है। बागियों को मनाने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। पूरे प्रदेश भर में 750 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। इन 750 में से 35 से ज्यादा बागी भाजपा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। भाजपा के लिए 22 बागियों को साधने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के 13 बागी मैदान में हैं, जिनको साधने के लिए दोनों दल खास रणनीति में जुटे हुए हैं। बागियों को साधने के लिए अब दोनों सियासी दलों के पास सिर्फ सोमवार शाम तक का वक्त है, क्योंकि आज रविवार है। ऐसे में कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है। ऐसे में मान मनव्वल के लिए भी बहुत ज्यादा वक्त बचता नहीं है। देखिए, दोनों दलों में बागियों को मनाने की कवायद तेज है। सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है। 31 तारीख यानी कि कल आखिरी समय है जब नामांकन वापसी हो सकती है। और ऐसे में क्या बागियों को मनाने में कांग्रेस बीजेपी कामयाब होगी, ये देखना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि केंतुरा टिहरी से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। रवि, क्योंकि सिर्फ एक दिन का समय बचा है और बागी बिगाड़ सकते हैं खेल, इस तरीके के समीकरण दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके की कवायद इस वक्त देख पा रहे हैं आप दोनों पार्टियों की तरफ से उनको मनाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जया, क्योंकि अगर बात करें तो उत्तराखंड में जब भी चुनाव होते हैं और ऐसे में क्योंकि कई प्रत्याशी होते हैं, कई दावेदार होते हैं जो एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। ऐसे में इस बार अगर बात करें तो 20 से अधिक लोग ऐसे हैं जो भाजपा से बागी हुए हैं और तकरीबन 15 से 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के बागी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि 31 तारीख तक नाम वापसी ले सकते हैं और कल अभी एक दिन है, उस यानी कि हम कह सकते हैं कि सोमवार की शाम तक कौन कौन से नाम वापस होंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर इस तरीके के समीकरण बन रहे हैं कि अगर बागी मैदान में होते हैं तो जो पार्टी का प्रत्याशी वहां पर है उनके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। देहरादून जिले की ही अगर बात करें तो वहां पर कैंट सीट है, ऋषिकेश सीट है, डोईवाला सीट है, धर्मपुर सीट है, जहां से भाजपा के जो बागी प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। कई जो है नामांकन भी कई सीटों पर हो चुका है। इसके साथ ही कुमाऊं की अगर बात करें तो लाल कुआं की सीट है जहां से हरीश रावत लड़ रहे हैं, सल्ट की सीट है और काला ढूंगी है। यहाँ पर भी कांग्रेस के लिए ये सीटें जो है दिक्कत बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा अगर हम ऊपर बात करें तो चमोली जिले की जो सीट है कर्णप्रयाग, वहाँ पर भी इस तरीके के समीकरण है। तो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के लिए उनके ही लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे टिकट की वो मैदान में है। लेकिन जो एक दिन का ये आखिरी समय होता है, इसमें ये देखने वाली बात होगी कि कितने नाम वापसी होते हैं जो बागी हुए हैं, और जितनी सीटों पर नाम वापस होंगे सीधे तौर पर पार्टियों को फायदा होगा और फिर वो एकजुट होकर आगे लड़ सकेंगे। तो हमें कह सकते हैं क्योंकि एक दिन का वक्त है, मान मनोबल की जो स्थिति है वो हर एक सीट पर बनी हुई है। कई जो निर्दलीय मैदान में है उनको भी नाम वापसी के लिए बात की जा रही है, सहयोग की बात की जा रही है। कई जो बागी हुए हैं भाजपा और कांग्रेस से, उनसे भी सहयोग की जो कोशिश है वो पार्टी कर रही है। और जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। कांग्रेस के पर्यवेक्षक यहाँ पर हैं, हर एक सीट अलग अलग बांटी गई हैं, जो कि ऐसी सीटों का पर देख रहे हैं कि कहाँ पर समीकरण बिगड़ सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने जब अपनी लिस्ट जारी की तो 5 ऐसी सीटें थी जिस पर उनको बदलाव करना पड़ा। 3 ऐसे प्रत्याशी थे जिनको पहले टिकट दे दिया और बाद में उनका नाम हटा दिया। तो जो नाराजगी है उसको मैनेज करना कांग्रेस के सामने चुनौती होगी। इसी तरीके से भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा देखिए जो आखिरी सीट भाजपा ने डिक्लेयर की डोईवाला की, वहां पर भी तमाम समीकरण बने जहां पर पहले अन्य नाम आ रहे थे। बिल्कुल रवि, और देखिए सबसे पहले कोशिश यही होगी कि जो बड़े नेता हैं जिनकी बड़ी सीटें हैं वहां पर कम से कम समीकरण को बहुत ही सामान्य रखा जाए, बाकी वहां से नामांकन वापस ले ले, इसकी कोशिश होगी। हालांकि सिर्फ आज और कल का समय है, देखना होगा कि कितनी कामयाबी दोनों पार्टियों को मिलती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां एक तरफ भाजपा के सामने बागी नेताओं को मनाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में चुनाव प्रचार की रफ्तार को धार देना भी जरूरी है। शनिवार को सीएम धामी ने ताबड़तोड़ चुनावी दौरे किए, जिसमें पहले सीएम धामी देहरादून की पलटन बाजार पहुंचे और डोर टू डोर कैंपेन कर प्रत्याशी खजान दास के लिए वोट अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने दुकानदारों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना।
तो वहीं दूसरी तरफ सीएम शनिवार को ही उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे थे। यहां पर सीएम धामी ने मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद यमुनोत्री से भाजपा प्रत्याशी केदार सिंह रावत के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार करने के लिए निकले और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्ट लोगों को प्रत्याशी बनाया है। तो अब ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पलचन बाजार की तस्वीर है, जहां पर देहरादून में सीएम ने प्रचार किया है, लोगों से वोट की अपील की है। दूसरी तरफ उत्तरकाशी में भी सीएम ने वोट की अपील की है, केदार रावत के लिए समर्थन में प्रचार किया, साथ ही साथ उनके समर्थन में वहां की जनता से वोट की अपील की। यहाँ की जनता का भरपूर समर्थन हमें मिलने वाला है, क्योंकि हमने काम किया है। आज काम करने वालों पर और कारनामे करने वालों के बीच का ये चुनाव है। जिन्होंने कारनामे किए हैं वो भी आप जनता के सामने हैं, जनता आज उनको देख रही है। कारनामों को कभी नहीं चुनेगी। उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार चुनने जा रही है जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले, उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जाए। विकास का जो पहिया तेजी से चल रहा है उसको और तेजी से गति देने का काम ये उत्तराखंड की जनता करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा और हमारी इस बार 60 से अधिक सीटें हम जीतेंगे। और अब खबर टिहरी से है, जहां टिहरी सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है और भाजपा से कांग्रेस का दामन थामने वाले और टिहरी से कांग्रेस प्रत्याशी धन सिंह नेगी ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए किशोर उपाध्याय पर बड़ा हमला किया। धन सिंह नेगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि किशोर उपाध्याय ने टिहरी के लिए भाजपा का टिकट खरीदा है। धन सिंह नेगी के इन आरोपों के बाद भाजपा भी हमलावर हो गई। भाजपा के टिहरी जिलाध्यक्ष ने नेगी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, तो क्या उन्होंने भी कांग्रेस का टिकट रुपए देकर खरीदा है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने नेगी की इस तरह की बयानबाजी को उनकी बौखलाहट बताया। तो टिहरी पर जो मुकाबला है इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। पूर्णकालिक कार्यकर्ता था, मुझे टिकट पहली बार नहीं मिला, तीसरी बार मिल रहा था और मैंने 25 साल तक पार्टी का काम किया, इसलिए पार्टी मुझे जानती है और मेरी निष्ठा पर कोई कहीं पर खोट नहीं था। इस बार एक अप्रत्याशित षड्यंत्र हुआ है। बीजेपी के नेताओं को, बड़े नेताओं को डील करके रिश्तेदारी लगाकर पैसे का बहुत बड़ा लेन देन हुआ और मेरा टिकट खरीदा गया। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। मैंने जन जन तक माताओं और बहनों और नौजवान साथियों से कहा है, किसानों से कहा है, अपने नौजवान भाइयों से कहा है कि मेरा टिकट खरीदा गया है। 10 करोड़ में डील हुआ। मैं आज भी कह रहा हूँ और निश्चित रूप से जनता मेरे साथ है। कुछ ऐसी बात नहीं है जो मेरे मित्र मेरे पार्टी में रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनका वो घटिया सोच और जिस प्रकार के विचार वो रख रहे हैं कि पैसे देकर के टिकट मिलता है, तो क्या मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि वो कल ही कांग्रेस में गए और उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, क्या उन्होंने पैसे दिए हैं? क्या इस प्रकार का कुछ है? उनकी बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगी। वहीं उत्तराखंड में पहली बार सभी सीटों पर चुनावी ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कल दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने राजपुर और डोईवाला प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार किया। साथ ही देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें गौतम ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में राजनीति करने नहीं बल्कि बदलाव करने के लिए आना चाहती है। इस दौरान गौतम ने महंगाई और विकास सहित कई मुद्दों पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी को घेरा। तो वहीं दूसरी तरफ रुड़की में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पिरान कलियर प्रत्याशी शादाब आलम के लिए चुनाव प्रचार किया। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान गोपाल राय ने भाजपा और कांग्रेस को प्रदेश से बाहर करने और आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील भी की। गोपाल राय ने कहा कि पिछले 21 सालों से उत्तराखंड बी और सी से परेशान है, अब उनके पास ए के रूप में विकल्प है। उत्तरकाशी का मास्टर प्लान, उत्तरकाशी के मास्टर प्लान को हम 3-4 अलग अलग ऐसे ही डिस्कशन के थ्रू जनता के साथ शेयर करेंगे। आज हमने शेयर करा है कि किस प्रकार से मल्टी पार्किंग और बस अड्डे बना करके हम आज एक तो टूरिज्म को इनकरेज करेंगे, रिलीजियस टूरिज्म को इनकरेज करेंगे और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी भी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, वो एक प्रेजेंटेशन आज हमने दिखाई है। और अगर ये काम सरकार की नीयत सही हो, सरकार की नीतियां सही हो, तो ये काम ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और चलिए एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी में चुनावी रण सज चुका है और हर दल पूरे जोर शोर के साथ अपनी अपनी ताल ठोक रहा है। हर दल के अपने वादे हैं और जीत के अपने दावे हैं। ऐसे में मतदान से पहले यूपी की जनता किसके दावों पर कितना भरोसा कर रही है?
एबीपी और सी वोटर ने ये जानने की कोशिश की कि अगर आज यूपी में चुनाव हो तो यूपी के लोग किसे सत्ता की चाबी सौंपेंगे। चुनावी माहौल में आम आदमी के नब्ज में जो निकलकर सामने आया उसमें यूपी में अभी भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लोगों से सवाल पूछा गया कि यूपी में कौन जीतेगा, जिस पर सर्वे में कहा गया कि 48% लोगों ने कहा है भाजपा जीतेगी, तो वहीं 30% लोगों का मानना है समाजवादी पार्टी जीतेगी। 9% लोग बसपा को कहने वाले हैं और 5% ने कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही है, जबकि 2% लोग ऐसे भी हैं जो त्रिशंकु नतीजों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गुंजन, और ये साप्ताहिक सर्वे रिपोर्ट है। अब आपको बताते हैं कि एक सप्ताह पहले लोगों की क्या राय थी। 22 जनवरी को 49% लोगों ने कहा कि भाजपा जीतेगी, तो वहीं 31% लोगों ने कहा कि सपा की जीत होगी, जबकि 9% लोग बसपा और 6% ने कांग्रेस को जीत का दावेदार माना था। साथ ही 2% लोगों ने त्रिशंकु नतीजों की बात कही थी। और ये देखिए, हम आपको 2 सप्ताह की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 22 जनवरी को जो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी उसके हिसाब से भाजपा को 49%, जबकि 29 जनवरी यानी कि कल जो सर्वे हमने आपको दिखाया उसमें अन्य को 3% लोगों ने माना कि अन्य की सरकार बन सकती है, त्रिशंकु समीकरण हो सकता है। और कह नहीं सकते हैं, दोनों ही सप्ताह में 2% लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने कहा कि कह नहीं सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। एबीपी गंगा और सी वोटर सर्वे में जाना गया कि आज की तारीख में यूपी में किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिल रहे हैं। सर्वे में भाजपा को फिलहाल बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सर्वे में भाजपा को 43% वोट, सपा को 35%, इसके अलावा बसपा को 13% वोट, जबकि कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और वहीं अगर एक सप्ताह पहले यानी कि 22 जनवरी के सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो भाजपा को 42%, सपा को 33%, बसपा को 12% और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान था। उस लिहाज से भाजपा को 1%, सपा को 2% और बसपा को 1% वोट की इस बार बढ़त हासिल हुई है। तो किससे कितने वोट मिल सकते हैं अगर आज चुनाव हो, तो ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनडीए को 22 जनवरी को जहां लोगों का कहना था 42%, तो 1% का इजाफा हुआ 29 जनवरी को, जो कि 43% हुआ। सपा प्लस सपा गठबंधन को 33% वोट, जहां लोग कह रहे थे 22 जनवरी तक मिलता, उसमें कुछ बढ़ोतरी नजर आई। 35% लोगों का कहना है कि अब सपा प्लस को वोट मिल सकता है। और सर्वे में यूपी के 4 अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की राय जानी गई है, जिससे ये पता लगाया गया है कि यूपी के किस क्षेत्र के लोग किस सियासी पार्टी पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। सी वोटर सर्वे के मुताबिक पश्चिम यूपी में भाजपा और सपा में टक्कर देखने को मिल रही है। पश्चिम यूपी में भाजपा को 43% वोट, सपा को 36% वोट, बसपा को 15%, कांग्रेस को 5% वोट मिल सकते हैं, जबकि 1% वोट अन्य दलों को भी मिलने की उम्मीद जताई गई है। पश्चिमी यूपी में कुल 136 विधानसभा सीटें हैं। ताजा सर्वे रिपोर्ट को अगर एक सप्ताह पहले यानी कि 22 जनवरी के सर्वे रिपोर्ट से मिलाएं तो भाजपा को 41%, सपा को 33%, बसपा को 15% और कांग्रेस को 7% वोट सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि इस बार भाजपा को 2% और सपा को 3% सीट ज्यादा मिलने की उम्मीद है, जबकि बसपा की स्थिति पिछली बार की तरह ही है, लेकिन कांग्रेस की सीटें 2% कम हुई हैं। और इसी तरीके से अगर अवध क्षेत्र की 118 सीटों पर सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो इस बार सी वोटर सर्वे में अवध को भाजपा को 45%, सपा को 34% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि बसपा को 9%, कांग्रेस को 8% वोट मिल सकते हैं। इसके साथ ही अवध में अन्य के खाते में 4% वोट जा सकते हैं। और वहीं अवध क्षेत्र में पिछले सर्वे में यानी कि 22 जनवरी को भाजपा को 44%, सपा को 31% वोट मिलने की उम्मीद थी, जबकि बसपा को 9% और कांग्रेस को 8% वोट मिलने का अनुमान था। इस लिहाज से ताजा सर्वे रिपोर्ट में अवध में भाजपा को 1%, सपा को 3% वोट ज्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बसपा और कांग्रेस का वोट प्रतिशत स्थिर है।
और वहीं जब बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों पर सी वोटर का सर्वे हुआ तो वहां पर इस बार भाजपा को 44%, सपा को 34%, बसपा को 11% और कांग्रेस को 9% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य को भी 2% वोट मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, अगर 22 जनवरी के सी वोटर सर्वे से इस बार के आंकड़े को मिलाया जाए तो 22 जनवरी को सर्वे रिपोर्ट में भाजपा को 43%, सपा को 32% और बसपा को 11% वोट मिलने की उम्मीद थी, जबकि कांग्रेस को 9% वोट का अनुमान था। उस हिसाब से इस बार भाजपा का 1% और सपा का 2% वोट बढ़ा है, जबकि कांग्रेस और बसपा पुराने वोट प्रतिशत पर ही बने हुए हैं। अन्य का वोट प्रतिशत 5% से गिरकर अब 2% ही रह गया है। वहीं पूर्वांचल की 130 सीटों पर सी वोटर की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी आपको बताते हैं। पूर्वांचल में इस बार की साप्ताहिक सर्वे रिपोर्ट में भाजपा को 41%, सपा को 34%, बसपा को 13% और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि 5% वोट अन्य के खाते में भी जा सकते हैं। वहीं 22 जनवरी को सर्वे रिपोर्ट में पूर्वांचल के लोगों को 41% वोट भाजपा के खाते में देने की बात सामने आई थी, जबकि 36% सपा को, 12% बसपा और 7% वोट कांग्रेस को मिलने का अनुमान था। इस हिसाब से ताजा सर्वे में भाजपा की स्थिति वैसी ही बनी हुई है, जबकि सपा का 2% वोट पूर्वांचल में घटा है, जबकि बसपा की बात करते हैं तो इस बार 1% ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। तो वहीं कांग्रेस की स्थिति भी स्थिर बनी हुई है, जबकि अन्य को भी इस बार 1% ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है।